स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ लिया था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण के बारे में कि हमारी प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में निर्वात के बारे में कि निर्वात क्या होता है। और आज हम शुरू कर रहे हैं उसी गुण को लेकर प्रकाश के, कि जैसे कि हमने पढ़ा था प्रकाश के गुण में लगभग वो चौथा गुण था प्रकाश का, कि प्रकाश जब किसी ठोस या किसी द्रव की सतह से टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, प्रकाश का परावर्तन। ये हमारे लेसन का नाम है कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। जो कक्षा 10 का ये 10वां ही लेसन है फिजिक्स का। तो आज हम इस टॉपिक पे केवल ओनली रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे। केवल रिफ्लेक्शन को आज हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। आज हम परावर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, परावर्तन होता क्या है, मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे परावर्तन को? तो आप परावर्तन को कहीं ना कहीं परिवर्तन से जोड़ कर देखिएगा। आपको सोचने से पहले आप कहीं परावर्तन को परिवर्तन से जोड़िएगा। जैसे आप परिवर्तन से चीज़ों को जोड़ने लगेंगे तो आपके समझ में आएगा कि परिवर्तन क्या होता है। सर परिवर्तन, मैं आपसे पूछूं कि परिवर्तन क्या होगा तो आप कहेंगे सर परिवर्तन सर ये हो सकता है कि आपके हाथ में जो मार्कर है अगर आप इसको तोड़ दो तो इस मार्कर की जो स्ट्रक्चर में जो बदलाव आ जाएगा, इस बदलाव को ही आप जो है क्या बोलोगे, या हम क्या बोलेंगे, परिवर्तन बोलेंगे। सर तो मैं कहूँगा बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो ये परिवर्तन क्या है? परिवर्तन यही है। परिवर्तन क्या है कि अगर मैं इस मार्कर को तोड़ दूं तो इसकी स्ट्रक्चर में जो बदलाव आ जाएगा, तोड़ने के बाद इसके जो दो खंडे हो जाएंगे तो हम क्या क्या कहेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में क्या गया, बदलाव आ गया। और इस बदलाव को ही हम क्या कहेंगे, परिवर्तन का नाम देंगे। ठीक उसी प्रकार से ही जो परिवर्तन है परावर्तन में, दोनों में कहीं ना कहीं समानता है, और इतनी समानता कि बहुत ज्यादा समानता। देखो परिवर्तन क्या हुआ, किसी वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन या फिर उसकी संरचना में होने वाला परिवर्तन। और परावर्तन क्या होगा, अब मैं एक उदाहरण और लेता हूँ। मान लीजिए मैं किसी मोटरसाइकिल या बाइक पर सवार हूँ, किसी बाइक पर मैं बैठा हूँ। बाइक पर बैठने के बाद मैं पश्चिम की दिशा को गया, और पश्चिम की दिशा को जाने के बाद मेरा चेहरा भी किधर था, पश्चिम की दिशा में था। अब उसके 10 किलोमीटर में गया, या मान लो 2-3 किलोमीटर में गया, वहाँ जाने के बाद मैं उत्तर दिशा को मुड़ गया। तो क्या होगा, जो मेरा पहला चेहरा पश्चिम की दिशा में था अब किधर हो जाएगा, उत्तर की दिशा में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरे चेहरे की जो डायरेक्शन थी, जो दिशा थी, उसमें क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। और इस बदलाव को हम नाम क्या नहीं देंगे, परिवर्तन का नाम नहीं देंगे। हम इस चेहरे या दिशा में होने वाला जो बदलाव है, इस बदलाव का नाम क्या हो जाएगा, परिवर्तन नहीं परावर्तन हो जाएगा। जो दिशा में जो हमारा बदलाव आता है उस बदलाव को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन क्या होता है, किसी वस्तु की दिशा में होने वाला परिवर्तन या बदलाव, उसको हम परावर्तन कहते हैं। तो अब ये टॉपिक है हमारा आज की प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तो बहुत आसान है भाई। परावर्तन हम समझ गए कि दिशा में होगा कोई ना कोई बदलाव, और किसकी दिशा में होगा, प्रकाश की दिशा में होगा, लाइट की दिशा में होगा। तो लाइट की जो डायरेक्शन है, अगर उसकी दिशा में कोई चेंजेस आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है उस बात को हम समझते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। देखो अब मान लीजिए मेरे हाथ में क्या है, ये प्रकार का मार्कर है। इस मार्कर को आप इमेजिन करके चलेंगे, मान के चलेंगे। देखो मैथ में और साइंस में हमारा मानना ही सब कुछ है, कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, मान के ही चलते हैं ज़्यादातर, अधिकांशतः। तो ऐसे ही मान के चलेंगे कि ये जो मार्कर है मेरे हाथ में क्या है, बॉल है गद्दे की। ये गद्दे की गेंद है, और अब क्या करा, इस मैंने टेनिस की बॉल ऐसा कह सकते हो कि मेरे हाथ में टेनिस की बॉल है, और टेनिस की बॉल को मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ा, और यहाँ से पकड़ने के बाद बिल्कुल सीधा इस डायरेक्शन से मार्कर है, और ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया हाथ से। यदि मैं इस मार्कर को इस तरह से छोड़ूंगा, या इस टेनिस की बॉल को मैंने ऐसे करके छोड़ा, और छोड़ने के बाद क्या होगा, ये नीचे गई, तो कैसी दिशा में गई, बिल्कुल सीधी सीधी गई। ठीक, वेरी गुड, आप समझ गए। ठीक है, अब मैं दूसरे उदाहरण में क्या करूंगा, इसी टेनिस की बॉल को मैंने ऐसे फेंक के मारा। कैसे फेंक के मारा, इस तरह से कि यहाँ से गया और ऐसे करके इधर गई। यहाँ से मैंने फेंका और ये इधर पहुँच गई। ठीक है, आप थोड़ा इमेजिन करके चलेंगे। अगर मेरे पास एक टेनिस की बॉल है और टेनिस की बॉल को मैं इधर को फेंकूंगा तो कहाँ पे, क्या मेरे हाथ में वापस आ जाएगी वो? तो आप कहेंगे जी नहीं सर। फिर मैं पूछूंगा कहाँ जाएगी, तो कहाँ जाएगी, वो आगे पहुँच जाएगी। अगर मैं टेनिस की गेंद फेंकूंगा तो वो कहाँ चली जाएगी, इधर पहुँच जाएगी। चलो इसे ब्लैक बोर्ड पर चित्र के माध्यम से समझते हैं। कि मान लीजिए ये कोई हमारे पास टेनिस की बॉल है, और टेनिस की बॉल को पहले डायरेक्शन में क्या करता हूँ, उसको नीचे को छोड़ता हूँ। जब ये नीचे जाएगी तो नीचे जाने के बाद ये टब्बा लेगी, और जब यहाँ से ये टब्बा लेगी तो फिर उसके बाद क्या आएगी, ये ऊपर आएगी। नीचे से टकराने के बाद, सतह से टकराने के बाद ये क्या आएगी, रिवर्स ऊपर वापस आ जाएगी। अब मैं ही इस टेनिस की बॉल को क्या करता हूँ, इस दिशा में फेंकता हूँ। इस डायरेक्शन में गई, और जाने के बाद जब इस डायरेक्शन में इस सतह से टकराएगी तो फिर इसका क्या होगा, ये इस तरह से चली जाएगी। सर जाएगी नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर।
अगर आप इस डायरेक्शन में छोड़ते हो तो ये हमारे हाथ में वापस नहीं आएगी, ये कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। मैं कहूँगा बिल्कुल ओके। अब इसी टेनिस की बॉल को हम मान के चलेंगे ये टेनिस की बॉल नहीं, ये क्या हमारी लाइट है। क्या है ये, लाइट है। लाइट का मतलब क्या है, प्रकाश है। और प्रकाश कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश से क्या आ रही है, यहाँ से रेज निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं। अगर प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ये बिल्कुल सर सीधी पड़ती है, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, कहाँ जाएंगी, क्या नीचे चले जाएंगी सर, क्या होगा सर, बिल्कुल नहीं जाएंगी। जैसे गेंद हमारी यहाँ पे टकराने के बाद क्या हो गई थी, रिवर्स वापस चली गई थी, ठीक सेम उसी प्रकार से ये प्रकाश भी क्या होगा, यहाँ टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापिस चला जाएगा, बैक हो जाएगा, यहाँ सीधे बैक। जितनी किरणें आई सारी की सारी किरणें क्या हो जाएंगी, रिवर्स ऊपर की ओर चली जाएगी। ओके सर, अब इस वाले चित्र में समझो, अगर मैं टेनिस की बॉल मैंने ऐसे फेंकी तो कैसे गई, ऐसे गई। अब इसको मैं लाइट कह देता हूं, अगर ये लाइट है, अगर लाइट ये इस तरह से जाएगी, इस तरह से लाइट जाएगी, तो बताओ कहाँ जाएगी, क्या सीधे बैक हो जाएगी, जी बिल्कुल नहीं। जैसे टेनिस की बॉल आगे गई है, सेम उसी प्रकार से क्या होगी, ये इस तरह हो जाएगी। ठीक है सर, अब तो आप समझ गए हैं, जिस तरह से टेनिस की बॉल सतह से टकराने के बाद जिधर को जा रही है, ठीक उसी प्रकार से हमारी क्या जाएंगी, प्रकाश की किरणें भी उधर को ही जाएंगी। अब देखो परिभाषा किस तरह से लिखेंगे सर, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, मान लो ये क्या था हमारा, ये सतह थी सर, ये ठोस सतह थी, ठोस थी सर, या फिर द्रव की सतह थी। हमने प्रकाश का जो गुण पढ़ा था उसमें चौथा जो लक्षण था हमारा वो यही था कि प्रकाश जब ठोस या द्रव की सतह से टकराएगा तो उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन का चित्र हमने समझ लिया है कि यहाँ पे एक सतह की जरूरत पड़ी, और सतह किसकी है, ये सर ठोस की या फिर किसी द्रव की हो सकती है। ठीक है, ये ठोस या द्रव की सतह है, सही सर। और ऊपर क्या मैं पूछूं आपसे, तो सर ऊपर क्या होगा, तो क्या होगा सर, जाहिर सी बात है सर, टेनिस की बॉल थी, टेनिस की बॉल अगर हमने छोड़ी थी, नीचे सर फर्श था, फर्श पे गई थी, तो फर्श क्या था, ठोस था, लेकिन ऊपर क्या था, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर वायु था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्या है ऊपर, वायु है। वायु है तो ऊपर का माध्यम क्या चेंज है, और नीचे का माध्यम क्या चेंज है। ऊपर का माध्यम वायु है, मैं लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, और नीचे का माध्यम क्या सर, ठोस है। परिभाषा क्या बनेगी सर, परिभाषा क्या बन जाएगी कि सर जब प्रकाश वायु से या फिर किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम या फिर ठोस के तल से टकराता है, तो प्रकाश का पूर्णतः क्या हो जाता है सर, क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इतनी आसान परिभाषा, अगर आप इसको रटते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं सीख पाएंगे। और इस तरह से अगर हम समझ के चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे। यही साइंस होता है, किसी भी ज्ञान को आप किस तरह से समझते हैं, रटना नहीं, विज्ञान रटना नहीं होता, विज्ञान क्या होता है, समझना होता है। साइंस क्या है, कंप्रेहेंड, समझना है साइंस। तो देखो, तो क्या परिभाषा बन जाएगी कि यदि प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश का उस तल से परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है सर, परावर्तन हो जाता है। आइए इस चीज को हम लिखते, तो आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा को हम लिखते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी हमारे प्रकाश के परावर्तन की, कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम, जैसे कि ठोस या द्रव, जैसे कि क्या, ठोस या द्रव की सतह ही है, किसी दूसरे माध्यम ठोस या फिर द्रव की सतह से टकराता है, तो उसका अधिकांश या संपूर्णतः, अधिकांश का मतलब अधिक से अधिक, कुछ ऐसा होता है कि जब मैंने प्रकाश डाला ठोस पे तो क्या होगा, प्रकाश कुछ उसके अंदर भी चले जाएगा। आप टेनिस की बॉल ना समझे कि सर टेनिस की बॉल तो पूरी की पूरी बाहर आती है, कि वो आधी कहीं उसमें अटक नहीं जाती। अब प्रकाश है हमारा, तो प्रकाश क्या होगा, कुछ उसके अंदर तक भी जाएगा। मान लो कोई कपड़ा ही रखा है, कोई ठोस कपड़ा है, ठोस कपड़े के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रकाश क्या होगा, उसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा, लेकिन अधिकांश भाग का क्या हो जाएगा, वहां से परावर्तन हो जाएगा। तो बस इसलिए हमने यहाँ पे अधिकांश लिखा है। और कभी कभी तो अगर अभी अभी हम पढ़ेंगे, अगर परावर्तन, अगर हमारा जो परावर्तक तल है वो क्या होगा, बिल्कुल चिकना हो, एकदम खुदरा बिल्कुल ना हो, चिकना हो, तो वहां से प्रकाश क्या हो जाता है, संपूर्ण भाग ही वापस आ जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकांश या फिर संपूर्ण भाग उसी माध्यम में लौट आता है जिस माध्यम से वो क्या आया था। किस माध्यम से आया था सर, वायु से आया था, ठोस से टकराया, और ठोस से टकराने के बाद दूसरी दिशा में चले गए, तो कहाँ चले गया था सर, वायु में चले गया था। तो वायु से ही आया था, वायु में ही चला गया, इसलिए हमने लिखा है कि जिस माध्यम से आया था उस माध्यम में ही लौट कर चला गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए एक अच्छी सी फिगर बना लेते हैं, अच्छी संरचना बनाते हैं चित्र की, तो पेपर में क्वेश्चन आता है तो चित्र पे आपका बहुत ज़्यादा
ध्यान रखना पड़ता है, आपको मेंशन करना पड़ता है चित्र को ज़्यादा। देखो तो कैसे बनाना चित्र, जैसे अभी बनाया था हमने टेंस के बोल को लेकर, सेम उसी प्रकार से बनाना है। ये क्या है, हमारा कोई ठोस सतह है, ऊपर क्या अपना माध्यम वायु है। वायु से मान लो यहाँ से क्या आई, प्रकाश की एक किरण आई, आ गई। आने के बाद क्या होगी, इस ठोस की सतह पर पड़ी है, पड़ने के बाद क्या हुई सर, ये जैसे आई थी सर वैसे इसको हम क्या कर देंगे, वापस भेज देंगे। जितने एंगल से आई है सर उतने एंगल से हम क्या करेंगे, वापस भेजेंगे। ध्यान रखना था, हम पहला भी टेंस की बोल में एंगल कौन सा ले रहे थे सर, ये वाला ले रहे थे। यहाँ पे एंगल हमें ये नहीं लेना है, कोण हमें ये नहीं लेना है, झुकाव जो है हमें ये नहीं लेना है। क्या लेना है हमें, पहला हम क्या करेंगे, इसके बीच में बीचों बीच क्या खींचेंगे, हम एक अभिलंब खींचेंगे। आप पटरी से खींच सकते हैं, मैं इसको फिलहाल अभी समझने की कोशिश करूँगी। हमने क्या खींच लिया, बीच में क्या करा, अभिलंब खींचा। मेरे थोड़ा हाथ टेढ़ा भी चल सकता है, थोड़ा ध्यान से खींचें, बिल्कुल सीधा खींचना है ये। उसके बाद इधर से भी ये, इधर से भी ये, लेकिन ये जो एंगल है अपना, ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हर जाहिर सी बात है बराबर होगा ही, जब ये वाला एंगल, ये तल है अपना बिल्कुल चिकना तल है सर, जब ये वाला एंगल बराबर है और बीच में जो कोण खड़ा वो 90 डिग्री का है, तो ये एंगल तो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। नहीं सहमत, आप समझो इस बात को कि मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है सर, बिल्कुल है। अगर मैं कहूँ यहाँ से कितने एंगल का है, 45 एंगल का, सही है सर। तो ये कितने का होगा बेटा, कितने का होगा, ये 90 है, ये 45, 90 में से 45 माइनस कर दो, कितना बचेगा अपने पास, 45 ही बच जाएगा सर, ऊपर 45 रह जाएगा। ठीक है, अब इधर भी बिल्कुल 90 अंश का सर, जब ये किरण प्रकाश की है, जब यहाँ से ये वापिस होगी सर, तो ये 45 अंश भी जाएगी। जब 45 अंश पर जाएगी तो 90 में से 45 माइनस करेंगे सर, ऊपर वाला कितने का हो जाएगा सर, 45 का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ठीक इसी प्रकार से जितना एंगल हमारा ये वाला है, हमेशा बिल्कुल मिटा देता हूँ, जितना एंगल हमारा ये है उतना एंगल क्या होगा सर, ये होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये परावर्तन का एक नियम भी बन जाएगा, उसका एक गुण भी बन जाएगा कि ये वाला कोण ये वाले कोण का बराबर होगा। इस कोण का क्या नाम होगा, इस कोण का क्या नाम होगा, जिस बच्चे पढ़ चुके हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे सर, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब ये भी इनका नामकरण कर लेंगे, फिलहाल हमने ये लिखा। अब देखो चित्र को अभी पूर्ण पूर्ण से बना लेते हैं। तल बनाना है, तल बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, हम डैश डैश करेंगे। बिल्कुल ये जरूर करना है आपको, क्योंकि परावर्तन के लिए अगर कोई हमारे पास तल है तो वो तल क्या होना चाहिए सर, अगर हमें संपूर्ण परावर्तन कराना है उसके, बिल्कुल एक किरण भी उसके अंदर नहीं बढ़ानी, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। 100% 1% किरण उसके अंदर जाएगी, चिकना भी तब भी जाएगी सर। ऐसा कोई आज तक पृथ्वी पर कोई तल ही नहीं बन पाया जिससे पूर्णतः प्रकाश का परावर्तन हो जाता हो। शीशा भी रखा है आपने, मार्बल का पत्थर बिछाया हुआ घर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बिल्कुल सतह से लौट जाएगा प्रकाश। चाहे वो पॉइंटों में ही जाए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रकाश के अंदर ही जाएगा। तो हम मान के चलेंगे, थोड़ा कुछ लगाना नहीं, संपूर्ण प्रकाश का क्या होना है, परावर्तन होना है। अगर आपको तल क्या है, आपका तल चिकना है, तो चिकना करने के लिए इसकी एक सतह क्या करना पड़ेगा, हमें रंगीन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रंगीन। अगर मेरे पास कोई कांच है, कांच से अच्छी कोई चिकनी सतह मिल नहीं सकती, तो कांच है, कांच कौन सा, गाड़ी वाला कांच, शीशा जो होता है कार में लगा हुआ, उस कार के एक शीशे पे मैं क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। पेंट ये नहीं घर वाले पेंट नहीं, कुछ अलग पेंट टाइप के पेंट होते हैं, उन पेंटों को हम कर दें, उसकी दूसरी सतह से आपको चेहरा दिखना लगेगा। अगर आपने घर में अपने शीशा देखा हो, दर्पण देखा हो जिसमें आप चेहरा देखते हैं अपना, तो उसके पीछे अगर शीशा फूट जाता है तो उसके पीछे आपने क्या देखा होगा, कलर देखा होगा। ठीक, वो कलर क्यों करा जाता है उसके पीछे, इसलिए करा जाता है कि ऊपर पीछे की तरफ से हम कलर कर देंगे तो आगे से क्या हो जाएगा, बोतल बिल्कुल परावर्तन के योग्य बन जाएगा। तभी तो अपना चेहरा परावर्तन के कारण हमें क्या दिखता है, पूरा का पूरा दिख जाता है। कभी ऐसा होता है कि आधा चेहरा उसमें रह जाता हो शीशे में, ऐसा। तो देखो हमने क्या करा, इस चीज़ को पीछे से हमने क्या कर दिया, इस पर पेंट कर दिया, तो ये वाला तल क्या हो जाएगा, अपना चिकना हो जाएगा। चिकना हो जाएगा तो प्रकाश किरण आएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये वाली किरण को हम भेज रहे हैं, उधर से भेज सकते हैं, तो तुम्हारी इच्छा है तो इधर से थोड़ा अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है, दोनों चित्र बना दूंगा। ठीक है, ये किरण यहाँ से आई, उसके बाद क्या हुई, ये किरण इस तरह से क्या हो गई, बैक चली गई। तो इस किरण का नाम क्या होगा, एक आने वाली किरण है तो इसे क्या कहेंगे, हम आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। लिखिएगा मेरे साथ साथ। देखो डायग्राम फिगर का बहुत ज़्यादा साइंस में ध्यान रखना पड़ता है, चित्र पे आपको सटीक नंबर मिलते हैं। अगर चित्र कहीं ना कहीं यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गड़बड़ हो गया, तो नंबर आपके कट भी जाते हैं कि बच्चे से नहीं बनाना था, उसके आर्ट अच्छे नहीं है। साइंस है, साइंस में इमेजिन का ही कमाल होता है कि आप इमेजिन किस तरह अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जो आपने दिमाग में इमेजिन करा है उसको आप कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो समझाने के लिए आपसे कह दिया जाए। ठीक है, आपतित किरण हो गई। इधर कोई किरण वापस जा रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, परावर्तन के बाद जा रही है ना, पहले इस तल का नाम लिख लेते हैं। इस तल का नाम क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा सर। परावर्तन की बात कर रहे हैं तो सब चीजें किससे आएंगी, परावर्तन से ही आएंगी। तो परावर्तक तल आप इसको कहेंगे, परावर्तक तल आप बोलेंगे इसको। और ये परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण है तो इसको क्या कहेंगे हम, परावर्तित किरण कह देंगे सर। क्या कह देंगे सर, परावर्तित किरण कह देंगे जी, बिल्कुल, ये परावर्तन किरण।
और ये बीच में क्या खींचा हमने, डंडा जो खींचा इसको क्या बोलते हैं हम, अभिलंब बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, अभिलंब। मैथ वाले स्टूडेंट अच्छी तरीके जानते होंगे ना, 9th तो आपके पढ़ के आए हैं, आप तो हाई स्कूल में हो, आप तो 9th पढ़ा है आपने तो जानते हैं अभिलंब होता है सर। बिल्कुल, अभिलंब हो गया, ये आत्तित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित तल हो गया। अब ये वाला कोण क्या कहलाएगा सर, ये आत्तित किरण है, तो आत्तित किरण पे बनने वाला जो कोण होगा सर इसको आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, आपतन कोण इसको कहेंगे हम। इस वाले कोण को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, परावर्तन कोण। परावर्तन, परावर्तन थोड़ा सा गलत हो रहा है, परावर्तन कोण क्या बोलेंगे इसको हम, परावर्तन कोण बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक का बहुत कमाल होता है गणित में और अपना इसमें ही साइंस में ज़्यादा है, तो आई कहते हैं इसको, और परावर्तन कोण को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, यही अब आपतन कोण अपवर्तन कोण बन जाएंगे अगले वाले जब अपवर्तन पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये क्या है, आपतन कोण है, दूसरा वाला क्या अपना परावर्तन कोण है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये परावर्तक तल आप समझ गए हैं, तो बस आप समझ गए। देखो परिभाषा कितनी आसान है, कितनी आसान परिभाषा, देखो एक बार और रिवाइजेशन कर लेते परिभाषा को। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश या संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता जिस माध्यम से आया था। बस ऐसा कह सकते हो शब्दों में कि प्रकाश के किसी तल पर, अगर साधारण परिभाषा लिखनी हो, बड़ी परिभाषा ना, तो आप छोटी करके भी लिख सकते हो कि प्रकाश के किसी तल से टकराकर पुनः वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। कितना आसान हो गया। क्या परिभाषा बनी कि प्रकाश के किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना जिस माध्यम से वो आया था, परावर्तन कहलाता है। परावर्तन क्या है, कोई पूछने लगा तो क्या है परावर्तन? परावर्तन सर बदलाव है, दिशा, किसी दिशा में होने वाला बदलाव। वैसे मैं अगर पूछूं आपसे कि ये कोई चीज, वस्तु या फिर कोई क्रिया, तो आप कहेंगे सर क्रिया विधि है, प्रक्रिया है कोई। तो कैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा, किसी चीज की दिशा में बदलाव आता है सर। ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी चीज की दिशा में बदलाव आता है, उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। परावर्तन किसका पढ़ना है सर, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। किसकी दिशा में बदलाव आएगा सर, प्रकाश की दिशा में बदलाव आएगा। आ गया बदलाव सर, आई थी ऐसे, गई थी ऐसे, बिल्कुल सर। अगर मैं इस कोण को झुका दूं सर, अब तो आपने लिख लिया होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम सर, अगर ये वाली किरण ऐसा बेटा ऐसे झुकी होती तो क्या करते आप सर, बिल्कुल जैसे झुका कर भेजिए आपने, बिल्कुल सेम इस तरह से भेज दो सर। ठीक, वेरी गुड। अगर मैं इसको और झुका कर भेजूँ तो क्या होगा सर, बिल्कुल ऐसी चली जाएगी सर। अगर मैं इसको बिल्कुल खड़ी करके भेजूँ सर तो कैसे जाएगी सर, ऐसे ही जाएगी सर। बिल्कुल ऐसे आएगी सर, ऐसे ही जाएगी, बिल्कुल सीधी आ जाएगी, तो क्या होगा सर, सीधी ही जाएगी सर, सीधी आएगी, सीधी जाएगी, टेनिस की बॉल की तरह। आप इन चित्रों में तो परफेक्ट हो गए, कोई नापना नहीं, कोई बीच में से कोई रेखा नहीं खींची सर। पेपर में गए, पेपर में परिभाषा लिख दी सर, चित्र ऐसे करा सर, ऐसे बनाई सर, ऐसे भेज दी सर, ऐसे कर दी सर, टाइम भी बचा, सब कुछ बचा सर, जल्दी जल्दी नाम लिख दिया सर, नीचे एड्रेस कर दिया, काम खत्म। बस मिल गया सर 2 नंबर सर। 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन, तो सर 2 नंबर कहाँ से मिलेंगे, 2 नंबर अब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे सर, देखिए ऐसा लिख लिया आपने, ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए ठीक है, देखो अब बताओ पहला नियम क्या बनना चाहिए। परावर्तन के नियम पढ़े हैं, 2 नियम होते हैं। देखो कौन कौन से नियम भी देखो इसमें से बनेंगे कि आपतित किरण है, ये कौन सी किरण अपनी, परावर्तित किरण। देखो क्या क्या चीजें चित्र में दिख रही है आपको, ये आपतित किरण हमें दिख रही है सर, ये परावर्तित किरण दिख रही है, ये सर हमारा क्या दिख रहा है, अपवर्तक तल दिख रहा है सर, और ये क्या दिख रहा है, अभिलंब दिख रहा है सर। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये हमारा क्या परावर्तक तल है सर, ये क्या अपना अभिलंब है। और देखो सबके सब क्या है, एक ही जगह पे सर, सबके सब सर एक ही जगह पे है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ सर कि आपतित किरण आई तो यहाँ से और निकल गई यहाँ से सर, अभिलंब बेचारा बीच में ही था। वो तो कभी नहीं होगा ना, जहाँ से किरण आई है वहीं से क्या आएगी, बैक होगी। गद्दा गेंद जहाँ से आई है ऐसा तो नहीं होगा, पहले टब्बा दिया, टब्बा देने के बाद अब वो बिल्कुल ढड़कम में गई, उसके बाद यहाँ से गेंद आई, गेंद आने के बाद पहले वो ऐसे गई, फिर उसके बाद ऐसा गई, ऐसा नहीं हो सकता ना, गेंद ऐसा आई है तो वो यहीं से क्या होगी, बैक होगी। ठीक है सर, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये तल और ये अभिलंब, सबके सब चीज़ें क्या होती हैं, किसी न किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं, कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। तो यही परावर्तन का क्या होगा, पहला नियम भी हो जाएगा। क्या नियम हो जाएगा सर, ये नियम हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और
ये क्या अपना परावर्तक तल, और परावर्तक तल के इस बिंदु को नाम क्या देते हैं हम, इस बिंदु का नाम रह गया है पीछे लिखने से, आप लिख लीजिएगा आपतन बिंदु कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, आपतन, या फिर परावर्तन बिंदु भी बोल सकते हैं, लेकिन आपतन बिंदु बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परावर्तन के पश्चात तो उसका नाम परावर्तन हुआ, लेकिन उससे पहले तो आपतन ही था, तो आपतन आप इसे लिखिए। आपतन बिंदु कह सकते हैं आप इसको, या परावर्तन बिंदु भी आप बोल सकते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कौन कौन, तीनों ये एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये परिभाषा, ये हमारा नियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा रूल बन जाएगा, फर्स्ट रूल किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, याद हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो दूसरा नियम क्या हो जाएगा सर, बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। क्या आसान है सर, हमने एक चीज और देखी थी सर साथ साथ, कि ये वाला जो कोण बन गया था सर, बिल्कुल दूसरे वाले कोण के क्या बन गया था, बिल्कुल सर एग्जैक्टली बराबर बन गया था। और बराबर बन रहा था तो इसको हम क्या कह देंगे, नियम कह देंगे, कि आपको अगर चीजों का परावर्तन कराना है, परावर्तन के लिए डायग्राम बनाना है, तो ये वाला कोण ये वाले कोण के क्या करना पड़ेगा, बराबर ही करना पड़ेगा। तो ये नियम बन जाएगा, जब बराबर ही करना पड़ेगा तो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। आई किसके बराबर होगा सर, आर के बराबर होगा। तो दो नियम हो गए परावर्तन के, आप लिख लीजिएगा जल्दी से, मैं इसको लिखूंगा, टाइम व्यर्थ होगा, हम सीधे सीधे और आगे चलते हैं। तो क्या होगा, पहला नियम क्या होगा सर, मेरे साथ नोट कीजिए, कि आपतित किरण, जल्दी लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या हुआ, सर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दो हमारे परावर्तन के नियम हुए, और हमने परावर्तन की परिभाषा को देखा, परावर्तन के डायग्राम को देखा, और परावर्तन होने के लिए हमने ये भी देखा, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि क्या आ जाए सर। अब देखो, हाँ इस पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर करते रहें वीडियो को साथ साथ। देखो समझ में आ गया होगा आपके, क्या क्या सीखा हमने सर, परावर्तन की परिभाषा सीखी। जल्दी से हम इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर क्या बन सकते हैं इस टॉपिक से हमारे, वो देखते हैं। तो परिभाषा क्या देखी हमने परावर्तन की, कि प्रकाश के किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बड़ी वाली परिभाषा लिख रही है, आप याद कर लीजिएगा। परावर्तन के हमने नियम देखे सर, पहला नियम क्या देखा, कि आपतन कोण परावर्तन कोण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या सीखा हमने, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, वेरी गुड। अब ये दो तीन चीजें सीख गए हैं। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, कि परावर्तन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, डायग्राम द्वारा इसके नियमों को भी बताइए। इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद क्या करेंगे, हम चित्र बनाएंगे सर। चित्र बनाने के बाद क्या करेंगे, उसके नीचे डालेंगे परावर्तन के नियम, और लेख बहुत साफ होना चाहिए, 4 में से 4 नंबर, 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन, 4 में से यदि आपको 4 नंबर चाहिए तो आपको लेख बहुत साफ रखना पड़ेगा। फिर नीचे लिखना पड़ेगा आपको परावर्तन के नियम, परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, दोनों के नियम आप लिख दोगे। ठीक है। और अगर एनसीईआरटी क्या मतलब, सरकारी बुक्स, और सरकारी बुक्स का जो पेपर बनाने वाली हमारी समिति है, पेपर समिति, अगर वो पेपर का लेवल हाई रखती है तो क्वेश्चन क्या पूछ सकती है हमसे, क्या पूछ सकती है, कि परावर्तन के लिए अगर हमें परावर्तन, किसी प्रकाश का परावर्तन, अगर हमें संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन कराना है तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा, क्या कभी प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन हो सकता है, हाँ या ना, विकल्प में आ जा, हाँ नहीं, फिर आगे कुछ और 50%, 60% ऐसा कर देते, परसेंट में आ जाए, 50%, 60%, 100%, 90%। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हम, हाँ सारे परसेंट तो एक साथ आ नहीं सकते, तो हमें 100% वाला जो क्वेश्चन है कि हाँ नहीं और 100% इस तरह से कुछ विकल्प में दे, तो हमें क्या करना, नहीं लिखना है, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, प्रकाश 100% परावर्तन नहीं हो सकता। उसमें क्वेश्चन आया कि अगर हमें प्रकाश का अधिक से अधिक या अधिकांश परावर्तन कराना हो तो हमें परावर्तक तल को कैसा करना होगा, तो हम लिखेंगे पूर्णतः चमकदार बनाना पड़ेगा, घर्षण रहित बनाना पड़ेगा, चिकना बनाना पड़ेगा। 3 बात आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेंगी, पहली बात कि हमें परावर्तक तल को क्या बनाना पड़ेगा सर, चिकना बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या बनाना पड़ेगा सर, बिल्कुल चमकदार बनाना पड़ेगा। तीसरा क्या करना पड़ेगा सर, घर्षण रहित, घर्षण ना हो उसके अंदर, खुदरा ना हो। ये 3 चीजें हम करनी पड़ेंगी।
यही क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। परिवर्तन की परिभाषा को पूछ ले, नियमों को पूछ ले और तुम्हारा क्या पूछ ले, चित्र को पूछ ले एक क्वेश्चन में। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पूर्णतः परिवर्तन हो सकता है प्रकाश का या नहीं, तो नहीं। और तीसरा क्या पूछेगा कि आप अधिकांश आपको परिवर्तन कराना है तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, परावर्तक तल को हम चिकना कर देंगे, घर्षण रहित कर देंगे, उसको क्या बना देंगे, चमकदार बना देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे परावर्तन को, परावर्तन के नियमों को और यहाँ से संबंधित क्वेश्चनों को, किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को देखिए, एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितनी बार देखेंगे आप समझ में आ जाएगा आपको पूर्ण रूप से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं कि आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़े, यदि आप सही से पढ़ते हैं तो नोट्स साथ साथ बनाइएगा। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ।